80वीं सालगिरह ट्रंप की हो चुकी और उस दिन जो पैगाम आया, उस पैगाम से आप क्या समझते हैं कि पॉजिटिव होप कितनी रखी जा सकती है? और माजी करीब में पै दर पे बयानात ऐसे आते रहे कि आज दस्तखत होंगे, आज मुआहिदा होगा, आज इस्लामाबाद जाना होगा या आज कहीं और बैठक होगी, लेकिन अब की बार जनीवा का इंतखाब किया गया, मेजबानी पाकिस्तान की है, तो इसके पीछे जो पेचीदगियां थीं उस पर क्या राय रखते हैं और आने वाले दिनों के अंदर बेहतर मंजरनामा क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। पाकिस्तान डिड इट, पाकिस्तान मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस। और आज मोहसिन नकवी साहब की भी एक ट्वीट थी कि फील्ड मार्शल डिड इट अगेन। अब उसमें आज पिछले 3 दिन से मुसलसल मैं जितने इंटरनेशनल जरीदे देख रहा हूं उस पर मेरे वतन अजीज का जिक्र है। जंग 3 मुल्कों ने लड़ी है लेकिन जीती पाकिस्तान ने है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक अगर तीसरी दुनिया की आलमी जंग रोकी है तो सिर्फ एक मुल्क है, 195 मुल्कों में से पाकिस्तान वो मुल्क है। अब आते हैं उम्मीद की तरफ। मेरे ख्याल में अब दुनिया के पास क्या चॉइस मौजूद है। ईरान, बिल्कुल मैंने आपका इब्तिदाइया बड़े गौर से सुना। इजराइल डेफिनेटली, मैं दो डिफरेंट एंगल आपके सामने रखना चाहूंगा कि इजराइल अपने आप को डिफेंड करेगा कैसे? हथियार तो सारे अमेरिका से जाते हैं, वो कैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग के बगैर ये सब कुछ कर लेगा? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब दूसरी बात यह है, ईरान की क़यादत की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि गुड कॉप बैड कॉप स्टोरी चल रही है। ये दूसरी साइड है अगर देखी जाए। ठीक। तो दर हकीकत इनको, और अगली बात ये करना चाहूंगा कि ईरान के बाद अगले हदफ भी मौजूद हैं। क्यूबा सामने खड़ा है, मिड टर्म इलेक्शन है, इजराइल के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है। मुझे कल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने का इत्तेफाक हुआ और आज भी वहां पे जारी है। नफ्ताली बेनेट जो है इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं, उनकी स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा। स्लो मोशन नेशनल सुइसाइड, ये उनका बयान था। उन्होंने कहा बीबी नेतन्याहू ना जंगें जीत सकता है, ना इजराइल के अंदर क्राइम कंट्रोल कर सकता है, ना महंगाई कंट्रोल कर सकता है और ना अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को कंट्रोल कर सकता है। तो दर हकीकत ये मुझे उम्मीद है इस चीज की कि अक्टूबर में वहां पे भी ऐसी लीडरशिप आएगी जो अमन की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ाएगी। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी उम्मीद रहना चाहिए। जितने भी आपने पॉइंट सामने रखे हैं, अगले 60 डेज में उनको सेटल करने की कोशिश की जाएगी दोनों तरफ से। ट्रस्ट फैक्टर अभी तक बिल्कुल ट्रस्ट ना होने के बराबर है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो मैं फॉक्स, बीबीसी, ब्लूमबर्ग, CNN ने बल्कि आपकी बात को कोट किया है कि डील हो चुकी है लेकिन कई सवालिया निशान मौजूद हैं। सही। और दूसरा, लेबनान, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वहां आज इजराइल ने लेबनान से निकलने से इनकार किया है। लेकिन अगर देखा जाए जो 14 पॉइंट ईरान की तरफ से आए हैं उनमें जो सबसे मेन पॉइंट है उनमें लेबनान, बल्कि हर फ्रंट के ऊपर जंग बंदी के बारे में शराइत मौजूद हैं। मेरे ख्याल में आने वाले 60 दिनों के अंदर इन्हीं चीजों को सेटल किया जाए। ठीक। हैदर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो ये जंगबंदी मुआहिदा जिसके अंदर ना तो डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होने, ना मुश्तबा खामनाई मौजूद होने, उधर से जेडी वैंस हो सकते हैं, उम्मीद की जा सकती है कि जेडी वैंस होंगे, किस हद तक पाया तकमील पे पहुंचेगा? और फिर बिलखुसूस बात यह कि ट्रस्ट डेफिसिट की, जो ये समझते हैं कि 3 बार हमारी पीठ पे छुरा घोंपा गया, अब की बार हम कैसे उनके ऊपर एतबार कर लें? और वो जो रिजिड एक हल्का है मौजूद ईरान के अंदर, वो अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा। ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और पूरी पाकिस्तानी कौम के क्रेडिट पे अल्हम्दुलिल्लाह गई है। गुज़िश्ता साल मार्का हक की फ़तह और इस दफ़ा मार्का अमन की फ़तह। जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मौतरफ है। सिर्फ चीखों की आवाज़ें मुझे या इसराइल से आ रही हैं या मुझे भारत से वजारत उज़्मा के दफ्तर से आ रही हैं, क्योंकि सेन इंडियंस जो हैं वो भी इसको बड़ा अप्रीशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान के रूल को अप्रीशिएट कर रहे हैं। जहाँ तक बात है ट्रस्ट डेफिसिट की, वो मौजूद है। हम दोनों तरफ से अभी जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स में काफ़ी हद तक एक्साइटमेंट है। यानी एक्साइटमेंट पे उन्होंने यहाँ तक कह दी कि आई फुली ऑथराइज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो ओपनिंग है। मतलब ये तो कभी उनके कंट्रोल में ही नहीं था ना। अगर ये वो ऑथराइज कर सकते तो शायद यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पे आना ही ना पड़ता। तो ये जो ऑथराइजेशन थी ये ईरान की है और ये मैं समझता हूँ कि एक्साइटमेंट में दी गई उनकी स्टेटमेंट है। हाँ, जो नेवल ब्लॉकेट का खोलना है अमेरिकन, ये उन्होंने ऑथराइज करना था और उन्होंने किया है, जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपने पैगाम में कहा है। मैं समझता हूँ कि ये
एतमाद साजी की फिजा कायम करने के लिए एक पहला कदम है अमेरिका की जानिब से। ईरान से अलबत्ता जो आवाज़ें आ रही हैं, जो आपने भी कुछ लोगों को कोट किया, कुछ हलकों को, वो शायद इस तरह की हैं कि वो समझते हैं कि जो गुज़श्ता 40-45 साल में जिस तरीके से ईरान ने सफ़र किया और उसमें अमेरिका का जो किरदार रहा है, इतनी कम उसको चोट जो है वो पहुंचाना काफ़ी नहीं था, मज़ीद चोट जो है वो अमेरिका को पहुंचानी चाहिए थी और ईरान पहुंचा सकता है। ईरान ने ये साबित किया है कि वो अमेरिका को जो है वो मज़ीद चोट भी पहुंचाने के जो है वो काबिलियत है, कैपेबिलिटी है ईरान के पास। गो कि ईरान ने खुद भी बहुत जो है वो नुकसान बर्दाश्त किया। एज ऑफ नाउ इस वक्त दोनों साइड्स पे जो सेन वॉइसेस हैं वो चाहती हैं कि चीज़ें अब खात्मे की तरफ जाएं। जो अगले 60 दिन है, मैं जुमे को जिनेवा में पाकिस्तान की मेज़बानी में जो पीस अकॉर्ड की, इस्लामाबाद अकॉर्ड की साइनिंग समरी है, उसके बाद के जो अगले 60 दिन है वो मैं समझता हूँ बड़े अहम है, क्योंकि उसमें यह डिसाइड होगा कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है, ईरान उसके ऊपर क्या स्टांस रखता है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें उसकी जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो कैपेसिटी है उसको कितनी हद तक रखने की ईरान को इजाजत दी जाती है, कहां पर जो है वो उसको रोक लगानी है। तो ये जो चीजें, फिर जो ईरान कह रहा है कि हमारे जो फ्रीज्ड एसेट्स हैं वो हमें वापस किए जाएं, वो किस तरीके से वापस किए जाएंगे, उनका तरीकाकार क्या होगा, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, तो वो 60 दिन आई बिलीव कि वो बड़े अहम है। तारड़ साहब, आप सर क्या समझते हैं कि ये जो अगले 60 दिन है इसमें ईरान वाला नुक्ता तो चले एनरिच्ड यूरेनियम का होगा, उनके मिसाइल्स के हवाले से होगा या उनके वो जो मज़ाहमती महवर हैं उनके हवाले से होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो ईरानी मौक़िफ़ है कि ख़त्ते में से अमरीकी अफवाज जो हैं वो बतदरीज वापसी का रास्ता इख्तियार करें, अड्डे बंद किए जाएं और फिर जो फ्रीज एसेट्स हैं इब्तदाई तौर पे $12 बिलियन जारी किए जाएं, तो लिक्विड फार्म के अंदर तो उसको जारी करने की ट्रंप हिमायत कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक $1.5 बिलियन जो ओबामा ने जारी किए थे उस पे उन्होंने बरस तनकीद की थी। तो अब की बार इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होगी, वो जो क्वेश्चन मार्क हैं उनके ऊपर क्या तबसरा किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो जो मैं इसको द वे आई एम लुकिंग एट, दोनों पार्टीज की अपनी अपनी रेड लाइंस मौजूद हैं। अब जिस तरह के अगर देखा जाए लेबनान, हिजबुल्लाह और हमास ईरान की तरफ से रेड लाइन है, बिल्कुल उसी तरह 18 फौजी अड्डे जो गल्फ के अंदर हैं वो अमेरिका की रेड लाइन है। वो उनके बारे में बिल्कुल एब्सोल्युटली वहां से जो इनखला है, इट इज नॉट पॉसिबल। यही चीजें फाइन ट्यून उनका किया जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि वहां पे ईरान में इस वक्त जो मुझे इस वक्त लग रहा है फीलिंग्स वाइज कि जुलाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। यहां पे 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगा, 250th अमेरिका की बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अंदर 20 मिलियन लोग इकट्ठे होकर सुप्रीम लीडर का जनाजा पढ़ेंगे और वहां पे जो जज्बात हैं वो किस लेवल पर जाएंगे, फ्यूचर में किस तरह आगे मजीद इन चीजों को बेहतर किया जा पाएगा। लेकिन अब फ्रीज जो इनके एसेट्स फ्रीज हैं उनके बारे में अगर बात की जाए, जो मेरी स्पेकुलेशन है कि थर्ड पार्टी के जरिए उनको एडजस्ट किया जाएगा किसी न किसी तरीके से। यूएई या कतर या दूसरे जो अमेरिकन एलाय हैं उनको वो एडजस्ट करेंगे किसी तरीके से। एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही फरमाया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शन से पहले ऐसी डील, ऐसा एग्रीमेंट लाना चाहेंगे जो बराक ओबामा से बेहतर हो, जिसमें लगे कि अमेरिका, जिस तरह अमेरिका हैज वॉन द वॉर। ठीक, हैदर, अरब ममालिक की बात की तारड़ साहब ने, बहुत सारी चैमगोइयाँ, सरगोशियाँ, स्पेकुलेशंस चल रही हैं। $3 बिलियन यूएई की तरफ से ट्रांसफ़र होने पे डिनाइल दोनों अतराफ से आया। फिर बात ये भी हो रही है कि कतर ने जाके जो मुलाकात की है, कतर के जो वज़ीर ख़ारिजा के साथ राबिता हुआ, तो आने वाले दिनों के अंदर वहाँ से भी जो $7 बिलियन हैं उनकी भी मुंतकली की बातें हो रही हैं। तो अरब ममालिक का किरदार पोस्ट वॉर या पोस्ट मेमोरेंडम क्या देखते हैं? देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले मुख्तसरन मैं कमेंट करूंगा। साजिद भी ने जो भी बात की कि लेबनान जो है वो ईरान की रेड लाइन है और जो अमेरिकन बेसेस हैं इस रीजन में, जो 18 बेसेस हैं रिपोर्टेडली, वो अमेरिका की रेड लाइन है। ईरान तो अपनी रेड लाइन के ऊपर फर्मली खड़ा है, लेकिन अमेरिका की रेड लाइन वो तोड़ के फेंक दिया ईरान ने। अमेरिका, मैं नहीं समझता कि दोबारा उस तरह, उस ताकत के साथ इस खत्ते में मौजूद रह सकेगा जिस तरह वो इस जंग से पहले था। बाकी चीज़ें जो है वो लेटर ऑन यकीनी तौर पर डिस्कस होंगी। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि आई बिलीव कि ग्रेजुअली यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस में कमी होगी। हाँ, बिल्कुल खात्मा नहीं होगा, लेकिन जितना पैसा या जितनी कुव्वत इस वक्त
अमेरिका की इस रीजन में मौजूद है, मुझे मुस्तकबिल करीब में वो दिखाई नहीं दे रही। अच्छा। दूसरी जहां तक बात है मशरक वस्ता की, देखिए उन ममालिक को अब शायद अंदाजा हो गया है इस 40 रोजा जंग में और उस जंग के बाद का अभी तक का जो पीरियड है, उनकी इकोनॉमीज बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। एक बड़ी चीज जो शायद उनको बड़े जो है वो भारी दिल के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भारी दिल के साथ वो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाते हैं ना, तो वो उनको भी भारी दिल के साथ ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस रीजन में ईरान जो है वो एक बड़ी ताकत है, उसके साथ चलना है। अब इस रीजन में कोई मैकेनिज्म नेक्स्ट जो है वो सिक्योरिटी का हो, वो इवन इकोनॉमी का हो, उसमें आप ईरान को साइडलाइन करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जो पॉलिसी अपनाई और जिस तरीके से उसको कंट्रोल करने के ऊपर ईरान फर्मली खड़ा रहा और कंट्रोल करके दिखाया, ये एक ऐसा हथियार है कि मैं नहीं समझता कि ईरान को किसी न्यूक्लियर हथियार की मजीद जरूरत है। और ये वो हथियार है जो मजबूर करेगा हर उस मुल्क को जो इवन ईरान के वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि अब उसको ईरान के साथ चलना है अगर उसको मुस्तकबिल में सरवाइव करना। ठीक, तारड़ साहब, सर आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? आबनाए हरमुज जो है, इससे दुनिया ने क्या सीखा है और दुनिया की तरजीहात में क्या बदलाव होगा? देखिए, अभी मैं जो आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं द टेलीग्राफ को देखा तो एक नई चीज सामने नजर आई है कि उन्होंने कहा कि ईरान 60 डेज के लिए चार्ज नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी, नेविगेशन, एनवायरनमेंट और इंश्योरेंस सर्विसेज को वो चार्ज करेगा। एक नया प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है। आबनाए हरमुज को पहला आब नहीं है आबनाए, इस तरह के 6 और स्टेट मौजूद हैं जिसमें फिलीपीन, सिंगापुर और कई ममालिक है, पनामा कनाल है, नहर सुएज है। तो मेरे ख्याल में एक नया प्रेसिडेंट होगा, इसकी कीमत सारी दुनिया अदा करेगी। अब आगे देखते हैं कि मजीद कौन कौन से ममालिक जो है वो टैक्स लगाते हैं। हम सारे कंज्यूमर हैं वहां से, चाहे ऑयल गुजरे या दूसरी प्रोडक्ट्स गुजरे, हम सब ने लगता है कि इसकी कीमत अदा करेंगे। अब थोड़े से उसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा चीज के अड्डों के हवाले से 18 अड्डे हैं, लेकिन आप हमारे जो इस वक्त पीट हेग्सेथ, हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार, आज से तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने अपनी डिफेंस पॉलिसी को सामने रखा। उन्होंने कहा था ग्रीनलैंड से गयाना, दर हकीकत पिछले 12 साल में मानरो डॉक्ट्रिन कंप्रोमाइज हो चुका था और अभी भी ये हालात मैं समझता हूं दुनिया की आज हर जंग जो है ये पिछले 12 साल की अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी थी बराक ओबामा की, उसको रिकवर किया जा रहा है। और दूसरा यहां पे सेकंड उसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया गया, क्या ख्याल है? अमेरिका उसमें मर्जी में शामिल नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का रोल मजीद बढ़ रहा है उस ममालिक में। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका इज नॉट वाचिंग इट, अमेरिका इज नॉट इन अ फेवर ऑफ इट, अमेरिका इज नॉट अगेंस्ट इट? तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूंगा कि अमेरिका की प्रेजेंस, नेटो को बार बार अबेंडन किया जाता है। हमारे पीट हेग्सेथ साहब जो सेक्रेटरी ऑफ वार ने कहा है हमें झंडे नहीं चाहिए, हमें मुल्क चाहिए जो वार में हमारे साथ खड़े हो। तो दर हकीकत एक नया सिस्टम आएगा, नया सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया का वाहिद सुपर पावर अमेरिका स्टेटस चैलेंज किया गया है रशिया और चाइना की तरफ से। दर हकीकत ये इराक की जंग में डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव होगा इसराइल का, इसके अंदर डेफिनेटली कुछ और चीजें होंगी, लेकिन मैं समझता हूं ये जंग अभी भी जो जारी है अमेरिका और चाइना की। नहीं यासर, सिर्फ एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। ये जो साजिद भी ने कहा ना कि पीट हेग्सेथ ने कहा है कि हमें झंडे नहीं चाहिए, हमें वो एलाइज चाहिए जो जंग में हमारे साथ खड़े हो। मशरक़ वस्ता ने मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई तौर पर अमेरिका को कह दिया कि हमें भी अड्डे नहीं चाहिए, हमें वो एलाई चाहिए था जो जिसने हमें जो गारंटीज दी थी उन गारंटीज को ऑनर कर सके।